हेलो बच्चों। तो बेटा आपने मॉडल पेपर 1 को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। बच्चों अब हम मॉडल पेपर 2 तैयार करेंगे। तो बेटा आप लोग पहले क्या किया करो, जो एप्लीकेशन है उससे सबसे पहले क्या किया करो, पेपर डाउनलोड करो, फिर उसको लिख के खुद से नोट ऊपर बेटा 4-5 पेज कट करके इस टाइप से, फिर उस पर लिख लिख के देखो सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद से। आप कितने बेटर तरीके से आंसर दे पाते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, इस तरीके से हर सब्जेक्ट को तैयार करो जिससे आपके अच्छा रिस्पॉन्स आ सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और मजे करते रहेंगे बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ऐसा क्वेश्चन हमारे ब्लूप्रिंट में भी मैंने दिया था। और उसमें क्या हो रहा था बेटा, और इसमें क्या अंतर है, और उसमें क्या, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखते हैं मेजर डिफरेंस क्या है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एफ, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स एफ है। डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल, डिस्टेंस को आधा कर दिया तो नया फोर्स क्या हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से समझा, तो भाई ऑब्जेक्टिव में यहां लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो आप क्या लिख दो बेटा, फोर्स डिपेंड करेगा 1/r² अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। बाद में बेटा क्या फोर्स हो जाएगा, एफ डैश 1/r/2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस को क्या कर दिया बेटा, शुरुआत वाली डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस कर दी। तो बच्चों यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1/r², और यहां पे क्या है बेटा, 2 की जगह आ जाएगा बच्चों 4, और 4 चला जाएगा यहां पर, तो बन जाएगा बेटा हमने हमारे सामने 4 टाइम्स 1/r²। 1/r² को बेटा क्या लिख सकते हो आप, एफ। तो फोर्स कितना आ गया बेटा, यहां से हो जाएगा एफ, तो 4 टाइम्स एफ, ये आ गया, ये आ जाएगा बच्चों। तो हमारा आंसर आएगा चंपा। समझ गए क्या बच्चों, ये आएगा हमारा आंसर। और वैसे भी हमें दिख रहा था बेटा डिस्टेंस को कम कर रहे हो तो फोर्स बढ़ेगा, तो डिस्टेंस को आधा करने से फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स। तो चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यानी बेटा केसीएल किस पर बेस्ड है। तो बेटा केसीएल किस पर बेस्ड है बच्चों, चार्ज कंजर्वेशन पर। कैसे, केसीएल क्या था, जितनी किसी जंक्शन पे करंट आती थी उतनी करंट जाती थी, इसका मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, तो इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो बच्चों दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। बहुत ही अच्छा आंसर आया बेटा, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ईएमआई से फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स आपको दे दिया, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट t = 1 सेकेंड। t = 1 सेकेंड पे ईएमएफ क्या होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ बेटा ईएमएफ क्या आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d∅/dt। समझ रहे हो। तो बच्चों हमें क्या करना फाइनली, यहां से डिफरेंशिएशन। तो क्या बच्चों हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, तो क्या आएगा 6t² प्लस 6t प्लस 2। डिफरेंशिएट करना तो बेटा आपसे आता होगा बहुत अच्छे से। चलिए बच्चों अब कहां पर पूछा है, 1 सेकेंड पर, तो बेटा आप क्या करो, जहां जहां t नजर आ रहा है वहां वहां 1 इनपुट कर दो। तो आपका आंसर क्या आने वाला बेटा, 6, 1 का स्क्वायर 6 इंटू 1 प्लस 2। तो बच्चा लोग आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 2, यानी हमारा आंसर आएगा -14। लेकिन अगर हम ऑप्शन पर नजर डालते हैं तो हमारे सारे ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दिया है, तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, ये बसंती वाला। समझ गए क्या, बसंती। चलो भाई बसंती आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर द प्योर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। बच्चों सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बच्चों क्या आ जाएगी, μr-1। समझ रहे हो, ब्लूप्रिंट में भी कुछ ऐसा एक क्वेश्चन था, रिलेशन पूछा था दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल
इट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ससेप्टेबिलिटी क्या आ गई बेटा, मेरिट ससेप्टेबिलिटी बच्चों -K1। तो आपका आंसर आएगा बेटा कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा ये मैग्नेटिज्म से था ऑप्शन। आगे एनर्जी डेंसिटी EMW, बेटा EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी। तो बच्चों दोनों फील्ड की वजह से दोनों टाइप की एनर्जी। तो बच्चों क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड विद द ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत हो जाएगा बच्चों। ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत हो जाएगा। इक्वल बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये चंपा हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए बच्चों बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इफ अ इलेक्ट्रॉन, बच्चों इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन दिया, आर मूविंग विद द सेम स्पीड, दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं और हमसे वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों वेवलेंथ के बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो डी ब्रॉगली रिलेशन। बच्चों वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन P, बेसिक रिलेशन। और बच्चों H इक्वल्स टू P इक्वल्स टू क्या होता है, mv। बेटा ये हो गया। अब V क्या दिया इसने, सेम। V क्या दिया बच्चों इसने, सेम। बेटा V तो सेम, तो इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो बच्चों प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में किसका मास ज्यादा, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास ज्यादा तो मास ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ कम, यानी कि अनीता, ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ पाएंगे क्या। तो चलिए बच्चों ये डी ब्रॉगली से रिलेटेड था। जीनर डायोड, नेम ऑफ द डायोड। बच्चों इस डायोड का नेम क्या होगा, जीनर। जीनर डायोड, यूनिक नाम है इसका, जीनर डायोड। बड़ा फोटो डायोड, एलईडी से लाइट इमिट होती नजर आती, समझ रहे हो, फोटो डायोड पे लाइट इंसिडेंट हो रही होती। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बल्ब हैविंग रेटेड वोल्टेज, बच्चों किसी बल्ब के ऊपर रेटेड वोल्टेज ऐसा लिखा है और पावर ये लिखी है, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो बेटा रेजिस्टेंस हमेशा रेटेड वैल्यू से ही फाइंड होता है। तो बच्चों क्या आएगा यहां से रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से बेटा, देखो किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा, बल्ब पे देखो दो बातें लिखी होती हैं। जब भी आप कोई बल्ब देखोगे इस पर दो चीजें लिखी होंगी, एक तो लिखी होगी पावर, एक लिखा होगा यहां पर वोल्टेज। इसका मतलब ये होता है बेटा, देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाएगा तो एक सेकंड में ये 100 वॉट एनर्जी, एक सेकंड में ये 100 वॉट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, या 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा। अगर इसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो 220 से ज्यादा पे ऑपरेट कर दिया तो फ्यूज हो जाएगा, समझ रहे हो। 220 वोल्ट से कम रखा तो चलता रहेगा बट कम इंटेंसिटी के साथ। तो बच्चों अभी हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या लिख दें, यहां से V रेटेड का स्क्वायर अपॉन P रेटेड। बच्चों इसके ऊपर जो रेटेड वैल्यू लिखी है उन्हीं से रेजिस्टेंस डिसाइड होगा। तो बच्चों रेटेड वोल्टेज कितना लिखा, 220 डिवाइडेड बाई रेटेड पावर। अब देखो जीरो ने जीरो को ढाल दिया ऐसे, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन हमारा कौन से ऑप्शन पहुंच जाएंगे हम लोग, 484 पर, समझ रहे हो। 22 इंटू 22 क्या आ जाएगा, 444 ओम, ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, 484। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बच्चों यहां से बोल सकते हो आप, वेलोसिटी कैसा है इसका, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसा बच्चों इसका, देन इट क्रिएट्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये चीज आई थी कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, यूनिफॉर्म मोशन में रहे तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है, और एक्सीलरेटेड और हो तो EMW भी जनरेट करता है साथ में। लेकिन इससे क्या बोला, यूनिफॉर्म मोशन, यानी आप समझ गए होंगे बेटा आंसर कौन सा आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। अब हमारे सामने आगे फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, इतना चार्ज दे दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों पोटेंशियल की डेफिनेशन, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से चार्ज Q, R डिस्टेंस पोटेंशियल, क्या लिख दें, K Q बाई R, K Q बाई R। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q की वैल्यू ये है बेटा यहां पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9, के क्यू बाई आर। आर बेटा दिया 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बच्चों कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर में। 9 ने बेटा 9 को मार दिया, इन्होंने इसको मार दिया, यहां से ऊपर गए तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका आंसर, 200 वोल्ट। ये आ जाएगा बच्चों आंसर, क्योंकि नेगेटिव पावर थी तो ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। तो बच्चों यहां से आपका आंसर कितना आ गया, 200 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अब बेटा नेक्स्ट क्या बोला, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल। तो बच्चों चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो, ये दोनों रिजल्ट दोनों ही केस में सेम रहते थे। तो एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी एट एक्सियल डिवाइडेड बाई बी एट इक्वेटोरियल। तो एक्सियल पे ज्यादा था, इक्वेटोरियल पे कम था, और ज्यादा कितना था बच्चों, डबल था, तो 2:1। तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 2:1 हो जाएगा आपका आंसर इसका, समझ गए। अब बेटा यही क्वेश्चन मैग्नेटिक की बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता तब भी आपका ये आंसर होता, समझ रहे हो। वहां पे सिर्फ क्या लिखा था, मैग्नेटिक डाइपोल लिखा होता। चलिए बच्चों नेक्स्ट, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो बच्चों मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला B² म्यू नॉट, समझ रहे हो, ये B² म्यू नॉट, दिस इज अ एनर्जी डेंसिटी। बच्चों आगे बढ़ गए, अब एवरेज वैल्यू ऑफ पावर इन AC सर्किट इन अ फुल साइकिल। तो बच्चों एवरेज पावर का फॉर्मूला याद है, एसी के केस में हम लोग क्या लिखते थे, IRMS, ये बच्चों IRMS VRMS इंटू cos phi, दिस इज अ पावर फैक्टर। तो बच्चों एक साइकिल में पूछे, 2 साइकिल में पूछे, 3 साइकिल पूछे, एवरेज पावर तो कैसा रहेगा, सेम यही रहेगा। एवरेज पावर का फॉर्मूला इन डिफरेंट साइकिल्स, एक साइकिल पूछे, 2 साइकिल पूछे, 3 साइकिल पूछे, यही वैल्यू आएगी, IRMS VRMS इंटू cos phi, दिस इज अ एवरेज पावर। समझ जाएंगे क्या बच्चों। अब बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन, बच्चों नेक्स्ट सेक्शन, इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, क्या बोला है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स यूनिट। बच्चों हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना है और इसका यूनिट को लिखना है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग, तो बेटा अगर हम इन्फिनिटी पे चले जाएं और वहां से गलती से एक चार्ज लेके आए Q0 और Q0 को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में वर्क डन किया आपने W, कितना वर्क डन किया, W, तो हम बोलेंगे कि सर Q0 चार्ज को हम लेके आए तो वर्क डन हुआ W। अगर यूनिट चार्ज लेके आते तो वर्क डन होता W/Q, कितना हो जाता बच्चों, W/Q0। तो बेटा इसी चीज को बोलते इस जगह का पोटेंशियल, यानी कि बेटा क्या डेफिनेशन लिखी जाती है, क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या सजा सकते हैं यहां पर, वर्क डन
कैरिंग अ यूनिट चार्ज, देखो कैसे, इसी को तो हम पोटेंशियल बोल रहे हैं इस पॉइंट पर, ये हो गया इस पॉइंट का पोटेंशियल। अगर इसकी वैल्यू बच्चों हम क्या लिख दें 1, तो क्या पोटेंशियल W के बराबर हो गया। तो डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी बच्चों, वर्क डन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी नोन एज अ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन टू कैरिंग a unit charge from infinity to a certain point without, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी known as potential at that point, potential at that point, potential at that point। बच्चों ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन, समझ जाओगे क्या। वर्क डन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट नोन एज विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी पॉइंट का पोटेंशियल हमें लिखना है तो लिख पाएंगे वर्क डन कैरिंग अ चार्ज इंफिनिटी टू पॉइंट P, और चार्ज सपोज Q0 को लेके आ रहे हो, ये हो जाएगा इस जगह का पोटेंशियल। यूनिट क्या आई बच्चों इसकी, यूनिट, तो बेटा यूनिट क्या लिख दोगे, यूनिट लिख पाएंगे जूल पर कूलाम और वोल्ट, जूल पर कूलाम और वोल्ट, ये हो जाएगा बच्चों इसका यूनिट। ठीक है, चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब बच्चों यहां पर आपसे बोला है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो बच्चों ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर आइसोलेटेड है या किसी बैटरी से कनेक्ट है। तो अगर बच्चों वो कैपेसिटर आइसोलेटेड है तो इस केस में क्या आंसर आएगा, और बैटरी से कनेक्टेड है तो उस केस में क्या आंसर आएगा। तो बच्चों अगर ये कैपेसिटर बच्चों बैटरी से कनेक्टेड है तो वोल्टेज रहेगी कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप यहां गैप बढ़ा दो या यहां पर गैप कम कर दो, क्योंकि जिस वोल्टेज की बैटरी लगी है क्या वही वोल्टेज मेंटेन रहेगा इसके ऊपर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटी है, बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज पोटेंशियल कैसा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट, और बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब इसका आंसर कुछ अलग होगा। जब बच्चों बैटरी कनेक्टेड नहीं होती है बेटा तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो चार्ज कैसा रहेगा इस केस में, कांस्टेंट। इस केस में यहां चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहां वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा बच्चों, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट। समझ गए क्या। यहां चार्ज कैसा बेटा, चार्ज के जाने को रास्ता ही नहीं है तो चार्ज को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, और चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, CV, और C का फॉर्मूला बच्चों A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इनटू क्या बेटा V। अब बताओ क्या है, सेपरेशन क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो, सेपरेशन बढ़ा रहे हो, सेपरेशन बढ़ा दिया, और ये चीज क्या रहनी बेटा, कांस्टेंट रहनी है। तो वोल्टेज का क्या होना बच्चों, तो देखो D इधर आएगा, ऐसे लिख दो आप, ये तो कांस्टेंट ये कांस्टेंट, क्या D हो जाएगा, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, वोल्टेज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। यानी दो केस में आंसर दोगे, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो बच्चों चार्ज सेम, और चार्ज सेम हो गया तो Q इज इक्वल टू CB, और Q इज इक्वल टू CB से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, Q कांस्टेंट कहीं जा नहीं सकता, तो यहां से बच्चों
डी के इंक्रीज करने पर वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से देख सकते थे, ठीक है। चलिए अब आता बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें पूछा है डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? तो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि यूनिट लेंथ ट्रेवल करने पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ लो बच्चों, वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, व्हाट इज अ पोलराइजेशन? तो बेटा पोलराइजेशन का मतलब क्या है? तो बच्चों जो अनपोलराइज लाइट होती है, मैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, इसको यहां समझ लेते हैं। बेटा यहां पर हमने दिखाया अनपोलराइज लाइट, ये है अनपोलराइज लाइट जिसके ऑसिलेशन सभी डायरेक्शन में हो रहे हैं। ऐसे इधर लाइट ऑसिलेट कर रही है और इधर भी ऑसिलेट कर रही। बेटा ये डॉट का मतलब मैग्नेटिक में समझा होगा हमने, आउटसाइड। ये बच्चों अनपोलराइज लाइट, समझ रहे हो। इसी चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस चीज को दिखाने का तरीका ये भी हो सकता है हमारा। अब क्या होता है बेटा, जब भी हम किसी पोलराइजर से इसको पास कराते हैं, किसी पोलराइजर से बच्चों ये पास कराते हैं, जब हम इसको किसी पोलराइजर से इसको क्रॉस कराते हैं, तो या तो ये वाले ऑसिलेशंस बाहर हो जाते हैं या फिर ये वाले ऑसिलेशंस बाहर हो जाते हैं ये। तो इसका मतलब अगर बाय द बच्चों ये ऑसिलेशन क्रॉस हुए, तो देखो अब ऑसिलेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, सिंगल डायरेक्शन में, ये भी एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं बच्चों। तो इस इवेंट को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब क्या हुआ सर, कि अगर ऑसिलेशंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड हो जाएं, कन्फाइंड हो जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। तो बच्चों यहां सेम डेफिनेशन लिख दी है मैंने, यहां पर जो क्या लिखा है, phenomena of restricting the vibrations of electric field vector into a fixed direction is known as a polarization, and the obtained light is known as polarized light। समझ पाओगे क्या? जो लाइट हमें ऑब्टेन हो रही है बच्चों, उस लाइट को हम क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट। यानी आप ऐसा बोल सकते हो, टू रिस्ट्रिक्ट द वाइब्रेशन पर्टिकुलर डायरेक्शन नोन एज पोलराइजेशन, एंड ऑब्टेन्ड लाइट इज नोन एज पोलराइज्ड लाइट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बेटा ये दिखा रखा है अनपोलराइज्ड लाइट और ये है बच्चों पोलराइज्ड लाइट। वाइब्रेशन आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। समझ पाएंगे क्या? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये बेटा क्या बोला है, डिफाइन एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप एट इट्स वैल्यू एट डिफरेंट प्लेसेस। बच्चों एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या है, जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन कर लेगी। ये हो गया बेटा मैग्नेट, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है बच्चों। इधर है सपोज ये नॉर्थ की तरफ अलाइन कर, ये नॉर्थ पोल इधर, और ये क्या बेटा साउथ पोल। इस मैग्नेट अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया। ये अलाइन करती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। कैसे अलाइन करती है खुद को, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल ऑफ डिप। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, एट एनी प्लेस angle made by the resultant magnetic field with the horizontal known as angle of dip। समझ पाएंगे क्या? मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं बच्चों, angle made by the resultant magnetic field with the horizontal at any place known as the angle of dip। अब बच्चों इस एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या क्या होगी और कहां कहां पर क्या क्या होगी, मैंने आपको शायद ये ब्लूप्रिंट में भी समझाया था। ये बच्चों अर्थ यहां से इधर, और ये मैग्नेट इधर, और बच्चों इस तरफ। तो मैंने आपको समझाया था मैग्नेटिक पोल्स पर, मैग्नेटिक पोल्स पे एंगल ऑफ डिप क्या आता है 90, चाहे ये जगह हो चाहे ये जगह हो। समझ रहे बच्चों? और मैग्नेटिक इक्वेटर पर यहां थीटा कितना आता था 0, थीटा कितना होता था बच्चों 0।
यहां मैड निडल ऐसे हो जाती थी इस तरीके से, और यहां पर देखो यहां तो बेटा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, और यहां कैसे होती थी इस जगह पर सरफेस के पैरेलल, तो एंगल क्या होता था बच्चों 0। तो मैग्नेटिक इक्वेटर्स पर एंगल कैसा 0, और मैग्नेटिक पोल्स पर एंगल कितना होता था 90। कौन? एंगल ऑफ डिप। तो बच्चों समझ गए होंगे आप लोग एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन बेटा क्या देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या डेफिनेशन दोगे बेटा? एट एनी प्लेस एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल नोन एज एंगल ऑफ डिप। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अच्छा क्वेश्चन बेटा, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग, कॉन्सेंट्रिक है, एक ही जगह सेंटर है, समझ रहे हो, दोनों बेड़ी हैं, ऑफ रेडियस आर एंड कैपिटल आर केप्ट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, जिसमें आर लार्जर इन कंपैरिजन टू स्मॉल आर, देन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एम। इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन पूछा है कि कितना आएगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इस बात पर डिपेंड करता है इनकी ओरिएंटेशन क्या है। तो बच्चों इनकी ओरिएंटेशन आपको डायग्राम में दिखाई गई है, रिप्रेजेंट की गई डायग्राम के अंदर। बच्चों इस रेडियस को बोला गया है स्मॉल आर, और इसको बोला गया बच्चों यहां से यहां तक की रेडियस को कैपिटल आर, जो कि बहुत ज्यादा है स्मॉल आर से। तो बच्चों मैं उसी चीज को मैं यहां दिखा दे रहा हूं थोड़ा इस तरीके से, इस वे में। ये होगी बेटा छोटी रिंग, ठीक है, और ये होगी बच्चों बड़ी रिंग, इस तरीके से, ठीक है। यहां से हम हटा सकते हैं थोड़ा सा इसको, ये इस तरफ, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसका रिंग का रेडियस बेटा है आर, और आउटर रिंग, ये रिंग का रेडियस है कैपिटल आर। और बाय द वे इसमें मैंने करंट अपनी तरफ से अजूम कर ली। बच्चों इस करंट का एम में कोई रोल नहीं है, तो हम करंट अजूम इधर भी अजूम कर सकते हैं, इधर भी अजूम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैसे डिफाइन करोगे बेटा? दो ज्योमेट्रीज के बीच में, दो लूप के बीच में कैसे डिफाइन करेंगे? m इज इक्वल टू फाई एस, सेकेंडरी लूप से पास होने वाला फ्लक्स, अपॉन आईपी। आईपी मतलब बेटा जो प्राइमरी कॉइल है उसमें कितनी करंट है, और ये सेकेंडरी कॉइल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है बेटा, फाई एस अपॉन आईपी। अब बच्चों फाई एस क्या होगा बच्चों? फाई एस बेटा, फाई एस कितना होने वाला है? फाई एस का मतलब देखो सुनो, इसको तो बोला मैंने बेटा प्राइमरी कॉइल, और इसको बोला बच्चों सेकेंडरी कॉइल। अब इस सेकेंडरी कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा, कैसे पता करें बेटा? आउटसाइड वाली करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो उसका मैड फील्ड आएगा अंदर, मैड फील्ड अंदर, और एरिया कितना बेटा इसका पाई आर स्क्वायर, तो कितना फ्लक्स पास होगा इससे? मैड फील्ड इंटू एरिया डिवाइडेड बाई इसमें करंट कितना है आई, करंट कितना बच्चों आई। अब बेटा आपको याद होगा इस लूप की वजह से यहां जो मैड फील्ड आ रहा है वो कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन, इसको हटा दें यहां से बच्चों, क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या लिखे बच्चों? इसका एरिया जिससे फ्लक्स पास करा रहे हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना है बच्चों? आई। आई ने आई को मार दिया, क्या आंसर आया बेटा यहां से? म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों? 2 आर। ये आ जाए बेटा एम की वैल्यू इन दोनों के बीच। अब सुनो, जो बेटा फाई जब फाइंड करते थे हम लोग, जब एम की वैल्यू फाइंड करते थे, मतलब इंडक्टेंस एल की वैल्यू फाइंड करते थे, उस केस में हम क्या लिखते थे? फाई बच्चों, फाई प्राइमरी कॉइल से लिखते थे, उसी कॉइल में करंट लिखते थे। लेकिन एम के केस में क्या करना बच्चों हम लोगों को? सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स अपॉन आईपी, दैट इज एम। तो बच्चों इस तरीके से एम फाइंड करेंगे। जिस कॉइल में करंट लिख रहे हो उसके दूसरी कॉइल में फ्लक्स लिखना पड़ेगा, दैट इज एम। ये हो जाएगा बच्चों एम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये समझ आया कि बच्चों क्या लिखा, देखो इसको मैंने बेटा सेकेंडरी माना, इसको प्राइमरी माना। सेकेंडरी किसको मानते हैं? जिसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान हो। तो बच्चों इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान था, इसलिए बेटा इसको मैंने सेकेंडरी माना और इसको बच्चों प्राइमरी माना। तो इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान था, तो बच्चों हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे इससे फ्लक्स कि फाई इंटू बी इंटू ए। और बी किसकी वजह से आएगा बच्चों? यहां पर इस बाहर वाले कॉइल की वजह से बी आ जाएगा, और बी कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता था, उसका फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोला है? विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर, यानी मोर एनर्जेटिक कौन सी वेव्स है? तो बच्चों आपको याद है कि वेव्स का ऑर्डर बेटा कहां से स्टार्ट होता था? रट लो इस चीज को, मैं कई बार बोल दिया अपन ने बेटा इस चीज को। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। तो सबसे ज्यादा हैवी रेज कौन सी बच्चों? गामा रेज। लास्ट में कौन से आएंगे बेटा? गामा रेज, जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, मोर एनर्जेटिक हो जाएंगे वो। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद नेम ऑफ द डायोड, नेम ऑफ द डायोड विच इज यूज्ड इन वोल्टेज कंट्रोलर। ये बहुत ही अच्छा बेटा ये एप्लीकेशन था किसका? जीनर डायोड का। जीनर डायोड को हम किस तरीके से यूज करते थे? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। उसका काम होता था कांस्टेंट वोल्टेज देना। तो जीनर डायोड बिहेव्स एज अ वोल्टेज कंट्रोलर या वोल्टेज रेगुलेटर। तो चलिए बच्चों जीनर डायोड का यूज था ये। आगे बढ़ गए हम लोग। सेक्शन बी आ चुका है बच्चों हमारा, सेक्शन बी। तो बेटा इसमें 1.5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और पहला क्वेश्चन हमारा किससे आया है? करंट इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरा क्वेश्चन भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से रहना, क्यों? करंट इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों क्या है? 1.5 नंबर के। तो बच्चों व्हाट इज ओम्स लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशंस क्या है? तो बच्चों ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल, जो आपके जीवन में 10th क्लास से पहले स्टार्ट हो गया होगा। हालांकि आपकी क्लास है कोरोना में चली, बात अलग है, ओके, बट अब नहीं है, अब सिचुएशंस डिफरेंट है। ओम्स लॉ, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे? देखो इफ द फिजिकल कंडीशंस, ध्यान से, फिजिकल कंडीशंस मतलब टेम्परेचर कैसा है एनवायरनमेंट का, प्रेशर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, ईटीसी, ये सभी अगर कांस्टेंट हैं, ये अगर सभी कांस्टेंट हैं, तब बच्चों ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। जब ये सेम रहती हैं बातें, देन current flowing through it is directly proportional to the potential difference applied across it। बेटा किसी कंडक्टर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हो, करंट उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? बच्चों यहां से क्या लिखा जा सकता है बेटा? V इज इक्वल टू, देखो ऐसा मान लो बेटा, जितना ज्यादा पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR। तो बच्चों क्या लिखा जा सकता है इस चीज को? ऐसे लिख सकते बेटा, यहां से वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या करंट बढ़ जाएगी? ठीक है, तो क्या लिख पाएंगे बच्चों यहां से? V इज इक्वल टू IR। बेटा I जितना बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, करंट भी ज्यादा होगा। तो बच्चों हमने इसको आगे किस तरीके से लिख दिया? V इज इक्वल टू IR। अरे प्रोपोर्शनल डेटा दिया, और जो कांस्टेंट आया उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं बेटा इस चीज को? रेजिस्टेंस। समझ पाएंगे क्या? समझ रहे बच्चों? किसी वायर पर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, दोनों पॉइंट के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा करंट डेवलप होगा। और बच्चों करंट फ्लो होने का रीजन ही पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट इधर उधर जाता है। जैसे तुम लोग किसकी वजह से जाते हो? अरे सर हम तो मतलब पैसे की वजह से जाते हैं, ज्यादा मिल जाए तो उधर निकल जाएंगे बाजार की तरफ। तो खैर छोड़ो, तुम्हारी बात अलग है। फिलहाल हमें कंडक्टर पे काम करना है बच्चों। तो क्या लिखा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इट। तो V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ग्राफ बिटवीन V वर्सेस I। अब बेटा V वर्सेस I के बीच कैसा ग्राफ आएगा? तो आप यहां से देख पा रहे हो बेटा, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू बच्चों IR। V को ले रखा बेटा हमने y एक्सिस पर, और I को ले रखा हमने x एक्सिस पर। तो क्या ग्राफ बन गया बेटा? y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx।
तो y इज इक्वल टू mx कैसा आने वाला बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और बच्चों इसका जो स्लोप आएगा tan थीटा, ये जो स्लोप आएगा बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेजिस्टेंस को। कई बार क्वेश्चन बेटा हमें ग्राफ ऐसे दे जाता है, इधर I और इस तरफ V, ध्यान से, इधर I और इस तरफ V, तो उस केस में ग्राफ का स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा बच्चों किसको, 1/r को। किसको, 1/r को। चलिए बच्चों अब आती बेटा इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो बच्चों लिमिटेशंस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स पे ही लगता है, सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। ओम्स लॉ वैलिड फॉर कंडक्टर्स ओनली इफ देयर फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। कंडक्टर्स पे भी तभी लगेगा जब उनके फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगे। ये बात पहले ही बोल दी गई है स्टार्टिंग में ही, फिजिकल कंडीशन सेम है तो ये एप्लीकेबल होने वाला है। दूसरा ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स सच एज गैलियम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बच्चों यानी हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी से। अब आप किस तरीके से इसको करते हो, किस अप्रोच से करते हो, ये तुम्हारे दिमाग पर डिपेंड करेगा, और मैं किस अप्रोच से करूंगा ये मेरे माइंड पर डिपेंड करेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा ध्यान से, हमें पूछा बेटा अ सर्किट इज शोन द डायग्राम देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, इस जगह का पोटेंशियल क्या होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, इस जगह पोटेंशियल क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करें बेटा। अब देखो सर्किट के अंदर कहीं भी एक जगह पर जीरो पोटेंशियल आप मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो कि भाई जीरो कहां माने, जहां भी आपकी इच्छा है, जिस भी जगह इच्छा है, कंप्लीट सर्किट के अंदर कहीं भी जीरो पोटेंशियल आप अज्यूम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंबल दिखा रखा है, तो यहां पर बेटा आप जीरो अज्यूम कर लो, जीरो अज्यूम कर लिया, जीरो जीरो जीरो। बच्चों जब तक कोई एलिमेंट नहीं आ जाता तब तक ये पोटेंशियल जीरो ही रहेगा, जीरो जीरो जीरो, कोई एलिमेंट ही नहीं आया इधर जीरो। लेकिन गलती से सर यहां पर एक बैटरी आ गई, अब बैटरी से आप इधर आ रहे हो, तो बेटा बैटरी के इस साइड छोटा डंडा, इधर बड़ा डंडा, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आ रहे हो। तो बच्चों छोटे पोटेंशियल से बड़े पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो बेटा क्या वोल्टेज लिख दोगे यहां पे, 4 वोल्ट। जीरो प्लस बच्चों इस वोल्टेज में जो भी यहां वोल्टेज था उसमें 4 ऐड हो जाएगा, तो 0 + 4 तो क्या आ गया बच्चों, 4 आगे। अब यहां की बात करें सर, अब बच्चों यहां की बात करें कि सर यहां का पोटेंशियल हमें कैसे लिखना है। अब हमने बेटा इसका पोटेंशियल हमने अपनी तरफ से क्या लिख लिया, x। क्या लिख दिया बच्चों अपनी तरफ से x। तो बेटा यहां भी तो x होगा, यस यहां भी x होगा सर। और बेटा यहां पर देखो, यहां इधर 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 इस जगह बेटा x है, इस जगह x है, और मैं इधर जा रहा हूं, हाई पोटेंशियल से लो पे जा रहा हूं, हाई से बच्चों लो पर। देखो यहां x है और बड़े डंडे की तरफ से इधर जा रहा हूं बच्चों, तो हाई से लो पर यानी घटेगा पोटेंशियल। तो बच्चों x में से 2 कम कर दो क्योंकि अगर वोल्टेज 2 है, तो इस जगह पोटेंशियल क्या आएगा, x - 2। कोई दिक्कत। अब बेटा आप क्या करो, पॉइंट ए पर केसीएल लगा दो। केसीएल मतलब सर किरचॉफ करंट लॉ, समझ रहे हो बेटा। तो पॉइंट ए पर हमने लिख दिया केसीएल। केसीएल का मतलब होता है सिग्मा आई = 0। अब बेटा देखो केसीएल लगाते वक्त याद रखते हैं कि इस जगह का पोटेंशियल या तो सबसे ज्यादा मान के चलो या सबसे कम मान के चलो। तो मैंने बाय द वे इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा मान लिया, तो जब सबसे ज्यादा मानेंगे तो क्या सर वो सबसे ज्यादा ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने आप कैलकुलेट होगा, जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी, आपके मानने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। बट हम लोग इसको कैलकुलेशन के लिए बेटा क्या मानना पड़ेगा हमें, कुछ ना कुछ, या सबसे ज्यादा या सबसे कम। सर ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा इसलिए मानते बेटा कि कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है इस अजम्पशन से। जैसे मान लो सबसे ज्यादा है, इसका मतलब जब ये ज्यादा पोटेंशियल है तो इधर भी करंट जाएगी, इधर भी करंट जाएगी, इस ब्रांच में भी करंट जाएगी, यानी ये ज्यादा है तो हर जगह की करंट जा रही होगी। और टोटल करंट कितना आएगा बेटा यहां पर, 0। तो बच्चों कितना करंट किधर जा रहा है कैसे पता करेंगे, देखो इस ब्रांच में जाने वाला करंट ये x है, ये 4 है, तो ये ज्यादा मान रखा है तो करंट ऐसे जा रही है।
क्या लिखो बेटा, करंट, करंट आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये एक्स, ये 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये ज्यादा पोटेंशियल, ये कम, तो क्या लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, x -4, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना बेटा 1, प्लस आगे इस ब्रांच में जाने वाला करंट कितना बेटा x माइनस, बच्चों ये x -0 और डिवाइडेड बाय क्या लिख दो बच्चों 2, प्लस सर इधर जाने वाला करंट यहां से पता कर लो, यहां से पता, देखो जो करंट यहां जा रहा हो वही तो आगे जा रहा होगा, जो करंट यहां से जा रहा हो बेटा वही तो आगे जा रहा होगा, तो इस जगह क्या आ जाएगा x -2 -0 अपॉन ये रेजिस्टेंस कितना क्रॉस किया बेटा 3 ओम, और टोटल करंट क्या आएगा जंक्शन पर 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या कर लें, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना 6, तो यहां कितना है बेटा 6x -24 प्लस यहां पर बच्चों 3 टाइम्स 3x प्लस यहां पर 2 टाइम्स तो 2x -4 और इक्वल्स टू 0। बेटा 6 चला गया कहां पर 0 में पहुंच गया बेटा, तो 6x प्लस 3x प्लस 2x कितना आ गया बेटा, यहां से ये बच्चों कितना आएगा, ये 9x प्लस 11, ये हो गया 11x, और ये कितना है बेटा -24 और -4, तो क्या है बच्चों -28 और सामने कितना 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 28/11 वोल्ट। ठीक है, और हमने अजम्पशन लेके बेटा इसको सबसे ज्यादा मान रखा था, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं है, कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने x को ज्यादा माना या कम अज्यूम किया। दिस इज बेस्ड ऑन केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। मैंने प्रोसीजर बताया बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटा एसी से, अल्टरनेटिंग करंट से। तो अल्टरनेटिंग करंट आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा बेटा, 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो ध्यान से स्टार्ट करते भाई इस चीज को। क्या क्या दिया गया बच्चों हमें, इन एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट गिवन एज, बेटा ये तो दे दिया वोल्टेज, ये दे दिया हमें करंट, समझ गए क्या बच्चों। पावर फैक्टर पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, आरएमएस वैल्यू पूछा है, इंपीडेंस पूछा है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर फैक्टर cos फाई। तो बच्चों पावर फैक्टर होता है cos फाई, पावर फैक्टर क्या होगा बेटा cos फाई, और फाई जो होता है बेटा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो बच्चों करंट वोल्टेज कितना है साइन का फंक्शन, ये भी साइन का फंक्शन, लेकिन बेटा π/6 एक्स्ट्रा है, तो फेज डिफरेंस क्या आ गया π/6। तो दिस इज अ पावर फैक्टर, और cos π/6 मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू बेटा क्या लिख देंगे √3/2। दिस इज अ पावर फैक्टर, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर यानी फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, क्या है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना कर दो, क्या आएगा बताओ, a sin ओमेगा टी, यानी बच्चों क्या लिखा है ओमेगा की जगह पर 2πt, लेकिन सर हमें तो फ्रीक्वेंसी पूछा, तो बच्चों क्या लिख दोगे 2πf इज इक्वल टू 2πt। बेटा यहां से सॉरी ये आएगा ओमेगा टी, तो बच्चों क्या आ जाएगा यहां पर, यहां से इसको टी को यहां से हटा देंगे। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, ओमेगा टी, तो बेटा ओमेगा की जगह क्या लिखा बच्चों 2π, और ओमेगा के ना बेटा 2πf इक्वल्स टू 2π, क्या यहां से कैंसिल हो जाएगा, f की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओके, अब ये तो आ गई फ्रीक्वेंसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, अब बच्चों आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, तो आरएमएस क्या है बेटा आई आरएमएस, देखो याद भी रखो आई आरएमएस किन आने वाला है I0/√2, I0/√2, मैक्सिमम करंट बाय √2। तो बच्चों मैक्सिमम करंट कितनी बेटा यहां पर, ये है मैक्सिमम करंट कितना 4/√2, तो बेटा कैंसिल कर सकते हैं क्या, ये आ गया 2√2, कितना आ गया बच्चों 2√2। इसके बाद बेटा हम बात करें नेक्स्ट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इंपीडेंस मतलब Z कितना है सर्किट का, तो बच्चों Z क्या लिख सकते हैं
z लिख पाओगे v अपॉन i। ठीक है, अगर आप यहां पे मैक्सिमम यूज करते हो तो ये मैक्सिमम लेना पड़ेगा, अगर v RMS लेते हो तो i RMS लिखना पड़ेगा, तो जैसा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो बच्चों आगे v नॉट, तो बेटा v नॉट कितना है यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज 20, तो बच्चों ये तो हो गया 20, और बेटा करंट कितना है 4, तो आपका आंसर क्या आने वाला है बच्चों 5, ये आ गया 5 ओम, ये आ जाएगा सर्किट का इंपीडेंस। समझ पाओगे बेटा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बेटा ये बोला था वेरिएबल डीसी करंट इज शोन इन द ग्राफ देन कैलकुलेट इट्स एवरेज वैल्यू। यहां पर ग्राफ नहीं दिखाया गया है बट मैं यहां बना दे रहा हूं। ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ। वेरिएबल डीसी दिखा रखी है, वेरिएबल डीसी दिखा रखी है, और यहां पर बच्चों क्या है ये टाइम, टाइम के साथ इसका वेरिएशन दिखा रखा है। ये है t/2, ये बच्चों इसके साइकिल ये t/2 में कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो t हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से t। ठीक है, ये हो जाएगा t। अब बेटा इसका बोला हमसे कि एवरेज वेरिएबल डीसी करंट, वेरिएबल डीसी है बच्चों, डीसी मतलब डायरेक्शन बदल नहीं रही है इसकी, प्लस है प्लस है प्लस है, यानी हर वक्त एक ही डायरेक्शन में जा रही है लेकिन मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है। जीरो से बढ़ के मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हो गया, इसलिए मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन प्लस प्लस प्लस, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते बेटा डीसी करंट। तो चलिए बच्चों अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से यहां तक क्या हमें साइन का कर्व नजर आ रहा है ये, तो बच्चों साइन कर्व ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन क्या लिखते हैं बच्चों इसको ओमेगा टी। मैं यहां तक के फंक्शन की बात कर रहा हूं, केवल यहां तक के फंक्शन की। अब इसका एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है इसका, और किसी भी क्वांटिटी का बच्चों एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आई खूबचा टाइप का सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt और डिवाइडेड बाई क्या आएगा बच्चों dt, डिवाइडेड बाई dt। अब आगे इंटीग्रेशन ऑफ आई की वैल्यू बच्चों क्या लिख दोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई कितना बच्चों dt, और आपका आंसर 0 to t/2, 0 to t/2। ठीक है, जैसे बेटा डेरिवेशन हमारा आई जो आई एवरेज है वो भी तो ऐसा ही डेरिवेशन था, तो क्या यहां से आउट कर दें हम लोग, सर आई नॉट तो बाहर कर दो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और यहां पर बेटा 0 to t/2 और डाउन में यहां पर t/2, ये -0। समझ गए। इसके बाद बच्चों क्या आएगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये इधर, और बच्चों यहां क्या आएगा कॉस कितना बच्चों ओमेगा, और यहां पर t की वैल्यू क्या आई बेटा t/2 माइनस कॉस 0, ये लिमिट्स लगा दिए, और डाउन में कितना आ जाए बच्चों यहां से t/2, तो यहां इस तरफ 2 और यहां पर ये 2। बेटा ये 2 तो कहां चला जाएगा ऊपर इधर, और t हो जाएगा डाउन में, तो 2i नॉट अपॉन t इंटू ओमेगा माइनस सिंबल के साथ। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो बच्चों, थोड़ा रीअरेंज करें तो माइनस के 2i नॉट अपॉन ओमेगा टी, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2π/t इंटू बेटा t, ये ओमेगा को बदल दिया, t ने t को मार दिया। इसके बाद और बच्चों यहां पे क्या आएगा 2π/t इंटू t/2, और cos 0 को वैल्यू 1, t ने t को ये, अब cos पाई होता बेटा -1, तो बच्चों यहां पर क्या आंसर आने वाला है, ये कैंसिल कर दो, माइनस आई नॉट अपॉन पाई, और यहां पर -1 तो ये -2 और +2 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों 2i नॉट अपॉन पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल डीसी। अब इंपॉर्टेंट कहानी ये है बच्चों कि जब भी आपको करंट दिया जाए एवरेज फाइंड करने का कंसेप्ट इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा हमसे बोला है कि रेनबो को एक्सप्लेन करो। रेनबो इंद्रधनुष, समझ रहे हो? तो ऐसा हमें कब होता है अपियर? ऐसा रेनी सीजन में अपियर होता है। और कब हो रहा होता है कि हम जैसे इधर खड़े हैं, मतलब इस साइड खड़े हैं, सपोज हमारे सामने बारिश हो रही है और पीछे सनलाइट यानी पीछे सन है, तब हमें सामने एक इस टाइप की स्ट्रक्चर नजर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनबो। और रेनबो कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो बच्चों इन रेनबो के बारे में दो चार बेसिक बातें लिखिए बेटा। क्या इट इज अ, बच्चों क्या लिखेंगे? इट इज अ नेचुरल फिनोमिना seen in the rainy season due to the dispersion of white light by the suspended water droplets in the form of arc of the waves in a regular pattern। यानी बेटा ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि लाइट के डिस्पर्जन से, जो ड्रॉप्स इन्वायरमेंट में है उनमें से जब लाइट क्रॉस करती है उनके डिस्पर्जन से हमें ये फिनोमिना नजर आता है। यहां ड्रॉप दिखा रखी, यहां से व्हाइट लाइट आ रही बच्चों, सनलाइट, इसका स्प्लिटिंग हो गई, डिस्पर्जन हो गया, लाइट डिवाइड हो गई अलग अलग कलर्स में, तो बच्चों हमें ये फिनोमिना नजर आता है। और उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं उनको देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो बेटा कंडीशन फॉर ऑब्जर्वेशन, कि सर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो देखो हमारे पीछे सन होना चाहिए। तो क्या लिखा है? द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर इज टुवर्ड्स द सन। जो बैक है वो सन की तरफ होनी चाहिए। In other part of the sky there should be a raining, and in the another part of the sky there should be a sunlight. When sunlight is incident to the water droplet, it gets dispersed into several colors। बेटा पीछे सन और आगे बारिश, समझ रहे हो? तो बच्चों अब वो गाना मत गा देना, ठीक है? बारिश की जाए। चलिए बेटा क्या लिखा है? When the angle of incidence is greater than critical angle, then these colors are totally internally reflected back in the drop and comes out from the drop. It is observed that violet and red colors emerged out from drop at 40 degree and 42 degree angle from the direction of the incident light। There are two rainbows, एक तो प्राइमरी रेनबो और एक सेकेंडरी रेनबो। अब देखो बेटा इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? एक तो प्राइमरी रेनबो और एक सेकेंडरी। बच्चों यहाँ प्राइमरी दिखाया गया सबसे पहले, एनसीईआरटी का डायग्राम है। सनलाइट बेटा ऐसे गिरी, यहां पर पहले तो होगा बेटा यहां रिफ्रैक्शन, पहले तो यहां रिफ्रैक्शन, इसके बाद टीआईआर, इसके बाद बच्चों डिस्पर्जन। यहां पे लाइट दो कलर में डिवाइड हो गई। फिर सेम बेटा जो जैसा इस ड्रॉप में हुआ वैसा इस ड्रॉप में हुआ, पहले रिफ्रैक्शन, टीआईआर, डिस्पर्जन। बच्चों ऊपर ये कौन सी लाइट है? ये वॉयलेट, और ये कौन सी बेटा? रेड। तो वॉयलेट ऊपर है, रेड डाउन है। तो बच्चों ऐसे यहाँ पे वॉयलेट ऊपर, रेड डाउन। जब इनको एक्सटेंड किया आगे तो जहां ऑब्जर्वर था बेटा, इस जगह ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे लाइट कौन सी नजर आ रही है? ये रेड, और ये कौन सी है? वॉयलेट। अब आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है कि सर प्राइमरी रेनबो में ऊपर कौन सा कलर दिखाई दे रहा है बेटा? रेड, और डाउन कौन सा दिखाई दे रहा है? वॉयलेट। समझ रहे हो बेटा? ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे। ये कितना एंगल है बेटा? यहाँ 40 डिग्री, और ये रेड कलर का एंगल जो वो कितना है? 42 डिग्री। समझ पाओगे क्या? प्राइमरी रेनबो बेटा क्या आएगा? रेड कलर ऊपर, वॉयलेट कलर डाउन। अगर हम यही चीज सेकेंडरी रेनबो में देखें तो बेटा सेकेंडरी रेनबो में क्या हो रहा है? लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्शन हुआ, टीआईआर और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो बच्चों यहां पे टीआईआर दो बार हो रहा है, टीआईआर, ठीक है? अब इधर लाइट बेटा क्या है? रेड, ये क्या है? वॉयलेट। सिमिलरली जो फिनोमिना यहां हो रहा है वही फिनोमिना यहां पर, रेड और वॉयलेट। जब ऑब्जर्वर ने देखा तो ऊपर कलर कौन सा है बेटा? वॉयलेट, और यहां कौन सा है? रेड। 40 एंड 43 डिग्री, वहां पे क्या था बेटा? सॉरी 50 एंड 53। प्राइमरी में क्या था बच्चों? 40 एंड 42। समझ रहे हो? देख सकते हैं, समझ पाओगे बेटा? 42, और यहां पे क्या है? सेकेंडरी 50 और 53 डिग्री बोल सकते हैं। अब बेटा देखो इनमें कई बार बहुत सारी बातें पूछ ली जाती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर ऑर्डर बेटा यहाँ पे क्या है? वॉयलेट, और डाउन क्या है? रेड। उसमें क्या था ऊपर वाला कलर? बच्चों इसका रिवर्स कलर था, ऊपर रेड, डाउन वॉयलेट, ठीक है? तो चलिए बच्चों क्या दिया गया हमें?
प्राइमरी रेनबो में क्या हो रहा है बेटा? अ प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट गेट्स डिस्पर्स्ड फ्रॉम द डॉट्स आफ्टर सफरिंग वन इंटरनल रिफ्लेक्शन. इट इज 3-step process: dispersion, TIR, refraction. The order of the colors in primary rainbow is red at the top and violet at the bottom. बच्चों रेड ऊपर रहेगा और वॉयलेट बच्चों देख सकते हैं वॉयलेट कहां रहेगा? डाउन, रेड ऊपर. चलिए अब सेकेंडरी रेनबो बेटा, इट इज अ 4-step process. याद रखें बेटा, डिस्पर्जन, TIR and refraction. The order of the color in the secondary rainbow is just reverse as that of the primary rainbow. It means violet and upper and red at the bottom. The intensity is less for the secondary rainbow in the comparison the primary rainbow. बच्चों सेकेंडरी रेनबो की जो इंटेंसिटी है वो प्राइमरी से थोड़ी सी कम है. तो ये नेचुरल फिनोमेना है बेटा. आप एनसीईआरटी के डायग्राम से ये डायग्राम तैयार करें और जो थ्योरी है वो इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और इनके प्रोसेस याद रख सकते हैं बेटा. प्राइमरी में तीन प्रोसेस हो रहे हैं, यहां पे 4-step प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, TIR. यहां पर बेटा रिफ्रैक्शन, TIR, डिस्पर्जन. समझ रहे बच्चों? चलिए आगे नेक्स्ट. अब बेटा बोला गया है फाइंड आउट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप which have lens power of 10 diopter, 1 diopter in normal adjustment. बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है आई रिलैक्स स्टेट में. रिलैक्स स्टेट मतलब इमेज कहां बना है? इनफाइनाइट पर. और इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आ जाए बच्चों? मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी? -F0 अपॉन FE. और बच्चों क्या आएगा? 1 + FE अपॉन D. ये कैपिटल डी. ये समझ पाओगे क्या? अब हम बात करें सर F0 और FE क्या है, तो टेलीस्कोप में आप सभी जानते हैं बच्चों, जो बड़ा लेंस होगा इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, ये आई लेंस होगा इसकी फोकल लेंथ कम होगी. इसको क्या बोलते हैं बेटा? F0. और इसको क्या बोल दोगे? FE. अब सर ये F0 कहां से लेके आऊं और FE कहां से लेके आए? तो बेटा चिंता ना करें, दिया है ना क्वेश्चन में यार. लेंस पावर A की पावर 10 डायोप्टर. अब पावर से ध्यान आया कि पावर को क्या लिख सकते हो? 100 अपॉन फोकल लेंथ. और पावर कितनी बच्चों यहां पर? यहां कितनी है? 10. तो बच्चों 10 ने 10 को मार दिया तो क्या 10 बचा? 10 सेंटीमीटर. समझ गए क्या? ये अब दूसरी बेटा दूसरी पावर दे रखी 1 डायोप्टर. तो पावर 1 डायोप्टर, पावर 1 डायोप्टर और 100 अपॉन फोकल लेंथ. तो बच्चों F की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? 100. इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये फोकल लेंथ ज्यादा है, ये फोकल लेंथ कम है. तो बेटा ज्यादा को बोलोगे F0 और कम को बोलोगे FE. तो बच्चों ये कम और ये ज्यादा, यहां पर वैल्यू पुटअप कर दें क्या? माइनस. तो F0 कितना आ गया बेटा? F0 हो गया 100 और ये कितना आ गया बच्चों? 10. इसके बाद 1 + FE. FE मतलब कितना है बेटा? 10 और D की वैल्यू 25. ये समझ रहे हो? यहां से कितना है बच्चों? माइनस के 10, 1 + कितना है बेटा? 2/5. 2/5. 5 जाएगा बच्चों इधर तो माइनस के 100, 7/5 और 5 से बेटा ये कैंसिल हो गया. क्या बचा? माइनस के 2, 2 × 7 माइनस के 14. ये आ जाएगा बच्चों इसका मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है बेटा? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था. चलिए आगे देखते हैं. अब बेटा आगे बोला गया ए फ्रिंज विड्थ इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. बेटा फ्रिंज विड्थ दे रखा है बीटा, फ्रिंज विड्थ 2 mm. देन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज CBF से. तो देखो इस चीज को समझो ध्यान से बच्चों. ये तो होती है CBF, ये हो गई बेटा CBF सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. यहां से इधर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज. ये होता है बेटा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. यहां पर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज
बच्चों यहां पर थर्ड ब्राइट फ्रिंज, समझ गए क्या? अब बच्चों इनके बीच में आता है डार्क, डार्क, तो ये ब्राइट फ्रिंज ये होता है बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस बीटा, ये हो गया क्या? बीटा। दिस ऑल्सो बीटा। बच्चों फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और सेकंड के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? बीटा। ये पहली डार्क, ये दूसरी डार्क, और ये डिस्टेंस क्या होता है बेटा? बीटा बाई टू। कितना आएगा बच्चों? ये बीटा बाई टू, और ये हो जाए बेटा बीटा, ये बीटा बाई टू और ये बीटा। तो बच्चों सेकंड डार्क फ्रिंज कहां पर आ गई? ये। तो कितना आगे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से बेटा? बीटा बाई टू और बीटा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? बीटा बाई टू प्लस बीटा। तो क्या आंसर आया बच्चों आपका? 3 टाइम्स 3 बाई टू बीटा। और बीटा मतलब बीटा आपको दे रखा है फ्रिंज विड्थ कितनी? 2 mm। तो बच्चों 2 mm ये लिख दिया, हटा दें। क्या आंसर है बेटा यहां से? 3 mm। समझ रहे हो बच्चों? बेटा आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस और डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस। nth ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। आप इस फॉर्मूले से बेटा ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकाल सकते हो, और डार्क फ्रिंज की कंडीशन बेटा 2n प्लस 1। यहां से आप क्या कर लो बच्चों? प्लस 1 में डील मत करो, माइनस में डील कर लो, 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ठीक है, जैसे आपसे पूछा बेटा सेकंड डार्क फ्रिंज, तो देखो फर्स्ट डार्क फ्रिंज ये तो बेटा nth ऑर्डर की डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस है, और ये ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस है। आपसे पूछा गया था सेकंड डार्क फ्रिंज क्या है, तो सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए बेटा क्या लिख दू? n इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 कितना है? 4, 4 माइनस 1 क्या है? 3, तो 3 लैम्डा बाई ये क्या आएगा यहां पर? 2 और आएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 2n माइनस 1, तो क्या है बेटा यहां पर? 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 कितना हो जाए बेटा? 3 बाई 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। अरे बेटा यहां से कितना आ जाए बच्चों? 3 बाई 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। इसी को बीटा बोल रहे थे, बीटा। तो आंसर हमारा कितना? 3 बाई 2 बीटा आ रहा था, तो यहां से भी इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल लग रहा है। A star emits of radiation of wavelength 5000 angstrom and it is arriving towards Earth with a speed of इतने मीटर पर सेकेंड, then change the wavelength of the received wavelength। तो देखो बेटा डॉपलर इफेक्ट इन लाइट डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा क्या लिखते हैं बच्चों? यहां से V अपॉन C। छोटा सा फॉर्मूला याद रखना बेटा। तो डेल्टा लैम्डा क्या आएगा बेटा? यहां से क्या आएगा? V अपॉन C इंटू लैम्डा। अब बेटा कितनी स्पीड से आ रहा है बताओ? ये 1.5 इंटू 10 की पावर 3, और स्पीड ऑफ लाइट बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। समझ गए क्या बच्चों? यहां से बेटा आप देखो कुछ कम कर दो, इससे 2 टाइम्स कैंसिल, यहां से कुछ पावर कम हो जाए बेटा। देखो 3 पावर तो यहां से कम, 3 यहां से कम, तो यहां कितनी बची पावर? 3 और 3 6, यहां कितनी बची बेटा? 2। तो यहां कितना आया आंसर आपका? 1, ये 5 अपॉन 2 इंटू ये 2 पावर और बची थी यहां पर। कैसे बच्चों? यहां से आगे यहां कितना बेटा? ये 100 इंटू 2, तो बच्चों कितना आ गया? 1/40, और आंसर किस में आएगा आपका? एंगस्ट्रॉम में। चेंज इन वेवलेंथ, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। अब आता है क्वेश्चन 12 जो रिलेटेड बेटा फोटो इलेक्ट्रिक से, और फोटो इलेक्ट्रिक में सबसे हमने जो गरीब डेफिनेशन है कौन कौन सी? 3-4 डेफिनेशन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, समझ रहे हो? स्टॉप पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इन्हीं की बात करेगा बार बार। इससे ज्यादा क्या करेगा डेफिनेशन में? तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको याद भी होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे बेसिक डेफिनेशन है क्या बच्चों? अ फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, या फिर बच्चों मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बेटा कम से कम किसी के लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पर, उसकी कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी हो जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट कर दें, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां पर वही डेफिनेशन लिख दी गई बच्चों, क्या? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no emission of photoelectrons takes place is known as threshold frequency। न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, कंडीशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा ये तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि इससे कम फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक ऑब्जर्व ही नहीं होगा। तो अब अगर हमें फोटोइलेक्ट्रिक ऑब्जर्व कराना है तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इससे कैसी होनी चाहिए? ज्यादा। तो बच्चों फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कैसे होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। तो बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिमाग में घोट दो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which there is no photoelectric effect known as the threshold frequency which is denoted by the nu naught। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कैसा होना चाहिए? ज्यादा। चलिए बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है सर? अब तो बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या लिख देंगे? द मैक्सिमम वेवलेंथ below which the emission of photoelectric effect from the metallic surface takes place is known as threshold wavelength। मैक्सिमम वेवलेंथ बच्चों क्या लिखा है? मैक्सिमम वेवलेंथ below which the emission of photoelectron from metal surface takes place is known as threshold wavelength। बच्चों ये क्या बेटा? मैक्सिमम वेवलेंथ below which emission of photoelectron from metal surface takes place, इसको क्या बोले बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। किससे डिनोट करोगे? न्यू नॉट से। अब बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड से कैसे होनी चाहिए? कम। समझ रहे हो बच्चों? थ्रेशोल्ड से कैसा होना चाहिए? अरे थ्रेशोल्ड तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, सबसे बड़ी वेवलेंथ, इससे नीचे वाली वेवलेंथ पर ही बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ अबव इट देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों क्या आ जाएगा? फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए बेटा? थ्रेशोल्ड से कम। ठीक है, उल्टा याद रखें, फ्रीक्वेंसी का इसका उल्टा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों क्या बोला है? रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। बच्चों रेशियो पूछा है, और रेशियो पूछा बेटा एल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन का कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा। तो बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम यहां से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, H अपॉन P लिख सकते हो। P को बेटा हम क्या लिख सकते हैं यहां से? H अपॉन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में 2 टाइम्स ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखा जा सकता है। इसके बाद बच्चों काइनेटिक एनर्जी को बेटा जब वोल्टेज की जिक्र हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख पाएंगे? 2m इंटू Q इंटू वोल्टेज V। अब बेटा इसमें क्या क्या सेम है? ये Q सेम है, सॉरी वोल्टेज कैसा बेटा? सेम। H क्या रहेगा बच्चों? सेम। कौन कौन बदल रहा है? मास, ये भी तो कांस्टेंट है, पैदाइशी कांस्टेंट नंबर है ना यार। तो बच्चों यहां से वेवलेंथ कैसे वेरी कर रही है बताओ? जो वेवलेंथ है वो कैसा वेरी कर रहा है बच्चा? यहां से कैसे वेरी करेगा बच्चों? m इंटू क्यू, इस तरीके से वेरी कर रहा होगा। तो अब हम दोनों पार्टिकल के लिए अलग अलग वेवलेंथ लिख देते हैं। कौन कौन सा बेटा? एल्फा पार्टिकल। तो बच्चों एल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियाई, यानी इसका मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। समझ गए क्या? चार्ज की बात करें सर, यहां पे चार्ज अगर हम लोग मास इसका mp ले रहे हैं, चार्ज e ले रहे हैं, तो क्या चार्ज यहां पे 2e हो जाएगा? ओके बच्चों, तो चलिए बेटा बात करना अल्फा पार्टिकल के लिए डिवाइडेड बाय और अल्फा प्रोटॉन के लिए। बच्चों क्या लिखेंगे? 1 अपॉन रूट ऑफ, बच्चों अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल मास क्या है बच्चों? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू बच्चों यहां से 2e
डिवाइडेड बाय 1 अपॉन बच्चों क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू ई। बच्चों यहां से ये चीज तो आप उड़ा दो, ये उड़ गई, क्या बचा बेटा यहां पर, यहां से आया बेटा कितना, ये तो 1 हो गया, यहां पर यहां कितना है बच्चों, ये 2 इधर, तो 1 अपॉन कितना 2√2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रेशियो आ जाए बेटा, ये आ जाएगा लेमडा फॉर द एल्फा, लेमडा फॉर द प्रोटॉन इक्वल्स टू कितना 1 अपॉन 2√2, 1 अपॉन 2√2, ये आ जाए बेटा इनका रेशियो। ठीक है, तो डी ब्रॉगली पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। अब देखो आगे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दोनों चार्ज पार्टिकल की जगह पे कोई दूसरे चार्ज लेके आ गए, पोटेंशियल की जगह पे बेटा स्पीड को सेम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को सेम कर दिया, समझ रहे हो। तो इस रिलेशन पर बेटा जैसे मैंने क्वेश्चन किया है वैसे आपको डिजाइन करना है, वैसा आपको सीखना है। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा आगे देखते हैं। ये बोला बेटा इसने, derive an expression for the speed of orbital electron in hydrogen atom on the basis of बोर मॉडल। बोर मॉडल के बेसिस बेटा क्या बोल रहा है, स्पीड का एक्सप्रेशन पूछ रहा है हमसे, क्या होगा। तो चलो बच्चों बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स पे काम करते हैं कि जब भी कोई बच्चों इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो क्या इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा, उसकी डायरेक्शन बच्चों सेंटर की तरफ होगी। तो पहली कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है बच्चों इस ऑर्बिट में, इसको बोल दिया हमने Vn, इस nth ऑर्बिट में, और इस nth ऑर्बिट रेडियस को क्या बोलते बेटा Rn, क्या बोलते हैं इसको Rn। अब बच्चों यहां पर होगा बेटा क्या, न्यूक्लियस, और इसके लिए क्या आएगा Z टाइम्स E, समझ रहे हो। तो बेटा इस और इलेक्ट्रॉन पर बच्चों चार्ज कितना E और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, ये हो जाएगा। अब बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, पहला पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल, ये कहता है चार्ज पार्टिकल पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, और वो होता है बेटा दोनों के बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स, क्या आएगा के ई और फिर जेड ई अपॉन आर एन का स्क्वायर, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो एम बी स्क्वायर बाई आर, तो एम बी स्क्वायर बाई आर। बेटा ये nth ऑर्बिट में, तो बच्चों इसको क्या बोलो बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका सेकंड पोस्टुलेट बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू एन h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल, तो बच्चों क्या आ गया m vn rn इक्वल्स टू n टाइम्स h अपॉन 2 पाई, समझ रहे हो बच्चों। ये अब हमें यहां से v तो निकालना है, rn को खत्म करना है, तो बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग यहां से rn को, अब देखो ये दो पोस्टुलेट आ गए, एक क्वेश्चन नंबर लिख दिया हम लोगों ने सेकंड। अब बच्चों हमें यहां से v तो लिखना है और rn को हटाना है, तो आप rn की वैल्यू पुटअप कर दो, तो बेटा यहां से क्या लिख सकते हैं, एक rn से एक पावर कैंसिल, तो क्या है बच्चों यहां पर ये हो गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल्स टू एम वी एन का स्क्वायर। अब बच्चों बेटा क्या करो, आर एन को हटा दो, तो आर एन को कैसे हटाया जा सकता है, आर एन इक्वल्स टू क्या लिख दे बेटा एन एच अपॉन 2 पाई और कितना एम वी एन, क्या हो जाए बच्चों एम बी एन। पुटअप कर दें क्या, ये या लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ आर एन इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाए बच्चों के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, और आर एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों ये एन एच अपॉन 2 पाई एम वी एन, ये इक्वल्स टू बच्चों क्या आ जाएगा एम बी एन का स्क्वायर, एम बी एन का स्क्वायर। क्या बच्चों हम इसको इधर ले जा सकते हैं, तो 2 पाई एम वी एन डिवाइडेड बाय कितना आ जाए, और सॉरी के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों एन एच, और यहां पर एम
वी एन। बेटा एक वी एन ने एक वी एन को मार दिया, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आएगा बच्चों वी एन इक्वल्स टू कितना बच्चों 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एच और ये एन। बच्चों ये z बाई एन को अलग कर देते हैं और ये सारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ लो बच्चों, तो nth ऑर्बिट में स्पीड क्या आती है वो मैंने यहां पे एक्सप्रेशन निकाल दिया है। बच्चों एक तो हमने पोस्टुलेट बोर मॉडल के फर्स्ट पोस्टुलेट से सेकंड पोस्टुलेट से ये आगे डिजाइन कर दिया, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोला है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट की इसने रेडियस दे रखी है, और हमसे किसकी रेडियस पूछ रहा है बच्चों, ये हीलियम आयन, हीलियम He+, हीलियम आयन, इसकी रेडियस पूछ रहा है। तो बच्चों रेडियस क्या लिखेंगे हम लोग, रेडियस का फॉर्मूला Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। ये आ जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम की रेडियस का फॉर्मूला। अब बच्चों हमें हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, बेटा फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पता है, तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम। बच्चों फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा बताओ, R1 इक्वल्स टू कितना 0.529 और ये 1 फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है तो बेटा 1 का स्क्वायर और z की वैल्यू क्या है 1, और ये देखना रखा बच्चों हम लोगों को, ये गिवन है, पहले से गिवन है। तो बेटा हम ऐसा कर लेते हैं, चलो इसको थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको यहां से। बच्चों इस चीज को बेटा हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिख लें, कितना बेटा, इस चीज को हम ऐसा लिख दें बेटा कितना, यहां से बच्चों Rn ऐसे लिख दूं मैं हाइड्रोजन के टर्म्स में 0.529 बेटा z की वैल्यू 1 और n स्क्वायर इंटू z, ये हो जाए बेटा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। अब इसने खुद दिया है कितना बेटा, खुद कितना दिया है इसने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, मैं इसको ऐसे लिख दूं Rn इक्वल्स टू R0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। ये तो बच्चों यहां से ये आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में आता है, लेकिन इसे मीटर में दिया है, किस में दिया बच्चों, ये मीटर में। तो बेटा हम ऐसे लिख सकते, देखो ध्यान से समझना, इस चीज को हम ऐसा लिख दें कि सर जो रेडियस आएगा ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, n स्क्वायर z फैक्टर साथ में आएगा, ठीक है, और ये आंसर एंगस्ट्रॉम में, मीटर में दूंगा तो 10⁻⁻10 और हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख दो बेटा Rn इक्वल्स टू 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 n स्क्वायर अपॉन z, समझ रहे हो, और आंसर किस में आएगा बेटा, मीटर में। अब हमसे आंसर आपको किस किस का पूछा बेटा, देन रेडियस ऑफ n इक्वल टू 2 का और n इक्वल टू 4 का। तो बच्चों हम क्या करें कि सर Rn की जब क्या पुटअप कर दे 2, तो बच्चों सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11, और बच्चों सेकंड ऑर्बिट बेटा तो 2 का स्क्वायर, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम आयन की बात कर रहा तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस क्या आएगी बच्चों, फोर्थ ऑर्बिट में क्या पुटअप कर देंगे 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11, यहां से यहां क्या ना बेटा फोर्थ ऑर्बिट, तो बच्चों फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या लिख देंगे 4 का स्क्वायर अपॉन z, और z इक्वल टू क्या आएगा 2। हीलियम के लिए बेटा z इक्वल टू 2, हाइड्रोजन हो तो z इक्वल टू 1 लिखते, ये आ जाएंगे दोनों रेडियस। अब आगे थोड़ा वैल्यू सॉल्व करके लिख सकते हैं बच्चों। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेटा हम आ गए हैं सेक्शन सी में 16, 17, 18 क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों क्या बोला है, डिफाइन डायपोल मूवमेंट एंड derive an expression for the electric field due to the dipole at axial point
तो बच्चों डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज विद द सेपरेशन बिटवीन देम। समझ रहे हो? तो बच्चों वही डेफिनेशन यहां लिख दी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of a charge of dipole and distance between them between two charges। बेटा क्या? किसी एक चार्ज का, बेटा दोनों चार्ज में से, दो चार्ज में से डायपोल कब बनता है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर सेपरेशन पर रखे होते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायपोल। और डायपोल मोमेंट क्या आएगा बच्चों? किसी एक चार्ज का वैल्यू का मल्टीप्लाई दोनों के बीच के सेपरेशन से कर दें तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। समझ रहे हो? ओके, तो बच्चों क्या हो जाए डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय P। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बेटा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे? इन वेक्टर फॉर्म। क्या लिख पाएंगे बेटा? P इज इक्वल टू क्या आएगा? Q इंटू 2a। और वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2a वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन बेटा क्या आ जाएगी? ये बेटा माइनस Q है, ये प्लस Q है, तो डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट किधर आएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आएगा बेटा P वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट क्या बन जाए बेटा? कूलाम इंटू मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर बन जाएगा इसकी यूनिट। और डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाए बच्चों इसका? देखो Q इंटू डिस्टेंस, Q होता है 80, तो बच्चों 80 लिख दिया, और ये डायमेंशन लेंथ, तो ये लिख दिया डायमेंशन फॉर्मूला। अब क्या बोला है? derive an expression for the electric field at axial position। तो बच्चों हमने ये डेरिवेशन दो जगह किए हैं, मैग्नेटिज्म में भी किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किए हैं, एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन पर क्या होगा। तो बच्चों बहुत ही बेसिक सा डेरिवेशन है, माइनस क्यू बेटा और प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर ओ है। एक्सियल पर बेटा एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P। अब प्लस क्यू की वजह से फील्ड होता है अवे, तो E1 बोल दिया। माइनस की वजह से होगा बेटा चार्ज की तरफ, इसको बच्चों E2 बोल दिया, ये E2 है और ये E1। अब बेटा ये डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस बोल दिया हम लोगों ने, यहां से डिस्टेंस ये R, ये डिस्टेंस कितनी बच्चों? R। ये डिस्टेंस 2a, तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? देखो ये है R, तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? R में से हटा दो a, तो R माइनस a। इस जगह से कितनी हो जाएगी बच्चों? ये बेटा R प्लस a हो जाएगी, R प्लस a। अब देखो जहां डिस्टेंस कम है उसी का फील्ड ज्यादा है, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड ज्यादा है, तो रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा बच्चों इस तरफ, ER, रिजल्टेंट फील्ड। समझ गए क्या? अब बच्चों रिजल्टेंट फाइंड कैसे करेंगे, और रिजल्टेंट फील्ड फाइंड कैसे करोगे बच्चों? ये पॉजिटिव वाला फील्ड ज्यादा है, नेगेटिव वाला कम है, तो अपन क्या करेंगे? पॉजिटिव वाले फील्ड में से नेगेटिव वाला फील्ड घटा देंगे। तो बच्चों पॉजिटिव की वजह से लिख दिया, नेगेटिव की वजह से ये लिख दिया बच्चों, और रिजल्ट निकालने के लिए बेटा दोनों का वेक्टर सम कर लिया। लेकिन सर डायरेक्शन कैसी है बच्चों? डायरेक्शन कैसी बेटा? ये इन मैग्नीट्यूड ये E1 ज्यादा था, यहां लिख भी दिया, मेंशन कर दिया E1 ग्रेटर है, तो E1 माइनस E2। तो बच्चों इसको बेटा कैसे सॉल्व करें? KQ कॉमन ले लो, क्या डाउन में इतना आ जाएगा माइनस ये, इसका एलसीएम बेटा इतना एलसीएम लिया, और बाकी फाइनली हम रीअरेंज करके कहां पर पहुंच गए हैं? इस जगह पर आ गए हैं। और इसके बाद अब फॉर शॉर्ट डायपोल A लेस देन R, तो बच्चों सो A स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू R स्क्वायर। तो बच्चों इसके रिस्पेक्ट में बेटा R के रिस्पेक्ट में A को निग्लेक्ट कर दिया, R के रिस्पेक्ट में बच्चों A को निग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, और इसको इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया और वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ऑफ द डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। याद रखें बेटा, नेट फील्ड जो आया है वापस देख लेंगे बेटा बच्चों, यहां पर जिधर डायपोल आ रहा है, देखो डायपोल आ रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव,
और फील्ड भी किधर आ रहा है बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी जिधर डायपोल मूवमेंट उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस केस में। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हाट इज सोलेनॉइड, व्हाट इज सोलेनॉइड, derive an expression for the magnetic field at the axis of the solenoid using Ampere's circuitous law। बेटा सोलेनॉइड क्या है, बहुत सारे वायर्स को, बहुत सारे इंसुलेटेड वायर्स यानी जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, ऐसे टर्न बनाते जाओ, ऐसे टर्न बना दो, इसके ऊपर मान लो टर्न बना दिए, ऐसे टर्न बना दिए, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। लेकिन ये वायर कैसे होनी चाहिए बेटा, एक दूसरे से आइसोलेटेड, कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है। तो क्या लिखा बच्चों सोलेनॉइड में, अ सोलेनॉइड इज अ टाइटली वाउंड हेलिकल लूप फ्रॉम एन इंसुलेटेड वायर्स। बच्चों टाइटली वाउंड हेलिकल लूप फ्रॉम एन आइसोलेटेड वायर सच दैट इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। बेटा इसकी रेडियस के कंपैरिजन में इसकी जो लेंथ है वो कैसी, बहुत ज्यादा है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा अरेंजमेंट को, सोलेनॉइड। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक द नॉर्थ पोल एंड द पॉजिटिव एंड बिहेव्स लाइक द साउथ पोल। बच्चों क्या बोला है, वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक द नॉर्थ पोल एंड द अपोजिट एंड बिहेव्स लाइक द साउथ पोल। As the length of the solenoid increases, the interior field becomes more uniform and the external field becomes weaker or almost zero हो जाएगा। The magnetic field within the solenoid is uniform and parallel to the axis of the solenoid। समझ रहे हो बच्चों, अंदर जो फील्ड बनता है वो कैसा रहता है, एक्सिस के पैरेलल और यूनिफॉर्म। जैसे डेरिवेशन करें तो म्यू नॉट एन आई आ जाएगा बच्चों। तो चलिए अब बात कर रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ से। बेटा इसके सोलेनॉइड की वजह से फील्ड निकालने की कोशिश की जा रही है कि इस सोलेनॉइड की वजह से यहां पर कितना फील्ड होगा। तो क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा बेटा। हमने बेटा यहां पर एक लूप कंसीडर कर लिया, एम्पियर सर्कुलर लूप, ए बी सी और ये पॉइंट है बच्चों डी। ठीक है, और इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है बेटा आई। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे वायर्स हमें नजर आ रहे हैं, टर्न्स इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखो बेटा जब करंट आपका इधर जा रहा है, जब करंट बच्चों ऐसे जा रहा है, देखो करंट हर लूप में बेटा ऐसे जा रहा है, तो फील्ड कैसा आएगा, इस तरफ। तो फील्ड हमने अज्यूम कर लिया एक्सिस के अलोंग, इस तरफ। ठीक है, अब आप सोचो बच्चों फील्ड है इधर, तो फील्ड है इधर, फील्ड है इधर, और बाहर फील्ड है ही नहीं। बाहर फील्ड कितना होता है सोलेनॉइड के बाहर फील्ड कितना बच्चों, जीरो। यहां पे मेंशन भी है। ठीक है, तो चलिए बेटा कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बेटा यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, n। व्हेन करंट I is passed through it, magnetic field is produced। To find B, consider a rectangular closed loop path ABCD as on the figure। लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू L। बच्चों AB लेंथ को क्या बोल दिया हम लोगों ने, L लेंथ बोल दिया है। अब क्या करो बेटा, करंट थ्रीडिंग फ्रॉम वन लूप क्या बोल रहे बेटा I, और करंट थ्रीडिंग फ्रॉम NL लूप्स कितना आ जाएगा बच्चों, ये I, तो NL इंटू I। बेटा एक टर्न में देखो एक टर्न से कितनी करंट फ्लो कर रही है I, तो बेटा इतनी लेंथ में कितने टर्न होंगे सबसे पहले हमें देखना है। देखो ये लेंथ है बेटा L, इसकी यूनिट लेंथ में n टर्न है, यूनिट लेंथ में n टर्न, तो L लेंथ में कितने टर्न होंगे, यूनिट लेंथ में n है तो L लेंथ में कितने हो जाएंगे NL, और एक टर्न में करंट I, तो NL टर्म में NL इंटू I। तो बच्चों क्या लिख दिया, ये करंट थ्रीडिंग द फ्रॉम द NL लूप NL इंटू I। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बेटा क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ ABCD क्या आ जाएगा, B डॉट DL म्यू नॉट NI। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल्स टू क्या आ जाए बच्चों, म्यू नॉट इनटू I एनक्लोज्ड। समझ गए क्या। अब क्या करो बेटा, इसको चार पार्ट में स्प्लिट कर दो गाउस की तरह। समझ रहे हो कौन कौन सा पार्ट, AB, BC, CD और DA।
अब बेटा जैसे जैसे ए बी की तरफ जाएंगे, ए टू बी, बताओ क्या होगा यहां पर, उधर जिधर बी है उधर ही डीएल है, तो बच्चों एंगल क्या आ जाएगा इनके बीच, पहले अलग अलग लिख दिया, बी डॉट डीएल ए बी के लिए, बी डॉट डीएल बी सी के लिए, बी डॉट डीएल सी डी के लिए, बी डॉट डीएल डी ए के लिए, ए बी बी सी सी डी डी ए, ऐसे लिख दिए बेटा, म्यू नॉट, और करंट एनक्लोज कितना आ जाएगा, एन एल इंटू आई। अब सिंस डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर बी सी एंड ए डी, बेटा करंट देखना इसके कैसा है करंट का डायरेक्शन, सॉरी ये बेटा बी का डायरेक्शन लेंथ के कैसा है, परपेंडिकुलर, यहां पर भी परपेंडिकुलर, यहां बच्चों पैरेलल, और यहां तो बी है ही नहीं, बी क्या यहां पर बच्चों जीरो, तो बेटा क्या आएगा बीसी पार्ट में, ये बीसी बच्चों कौन सा आएगा, ये जीरो जीरो जीरो, तीनों पार्ट जीरो कर दिए, जीरो दिखा दिए, ठीक है। कौन सा पार्ट बचे, केवल ये, तो बेटा क्या आएगा बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, तो बच्चों क्या आएगा यहां से बी डॉट डीएल म्यू नॉट इंटू एनएल, आगे क्या लिखा, आगे बच्चों बी को बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट एनएल, और डीएल डीएल को बेटा ऐड करते गए, यहां से यहां की लेंथ कितनी हो जाए टोटल एल, तो बच्चों क्या बन जाए हमारा एक्सप्रेशन बी इंटू एल, एल ने एल को मार गिराया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा म्यू नॉट एन आई, और एन क्या बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। It is obvious that in case of straight long solenoid, magnetic field is given by the above formula only at the point well inside the solenoid. बच्चों at points near its ends magnetic field क्या आएगा बच्चों, इसका आधा, एंड पॉइंट्स पे क्या मान के चलेंगे, इसका आधा। चलिए बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो बच्चों हम बोलेंगे कि सर जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, किस किस के बीच लगते हैं, तो बच्चों आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागना चाह रहा होगा, इनको कौन बाउंड करके रख रहा है, कौन को कवर करके रख रहा है, वो कौन है हिडन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियॉन्स को अपनी जगह पर बांधकर बनाए रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये इसके बारे में कुछ बातें लिखी है, न्यूक्लियर फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द एटम्स। The nuclear force is a force that binds protons and the neutrons in a nucleus together. This force can exist between protons and protons, neutrons and protons, or neutrons and neutrons. This force is what holds the nucleus together. Properties बच्चों क्या है, holds the nucleus together. बच्चों न्यूक्लियॉन्स को बेटा क्या लगता है ये, This force is what holds the nucleus together. न्यूक्लियॉन्स लिख देंगे बच्चों यहां पर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, ये अट्रैक्टिव है, अंदर कैसा है, ये अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। और किस किस के बीच लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, यानी इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों ये लिखिए इसकी प्रॉपर्टीज कि अट्रैक्टिव इन नेचर विद अ रिपल्सिव कोर, और रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट। बेटा जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज बहुत ही कम है, यानी ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर एग्जिस्ट करेगा, न्यूक्लियस के बाहर ये कैसा हो जाएगा जीरो। अगर हम फोर्सेस की कंपैरिजन करें बच्चों के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो आप बोलोगे आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। चलिए बच्चों द न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर द ऑल न्यूक्लियॉन्स, ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 0.7 फर्मी दिस फोर्स इज बिकम्स रिपल्सिव, और डिस्टेंस बहुत कम कर दी जाएगी तो कैसा हो जाएगा ये रिपल्सिव। और बेटा ये आपका ग्राफ जो एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है, ये दिखाया गया पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन न्यूक्लियंस के बीच में डिस्टेंस के साथ किस टाइप का वेरिएशन आ रहा है, तो आप जैसा ये ग्राफ है उस तरीके से ग्राफ तैयार कर लें, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्टार्ट होता है हमारा यहां से, कौन सा, सेक्शन डी।
सेक्शन डी बेटा क्या है, व्हाट इज मीन बाय द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाई पावर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस डी, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। अब बेटा टेलीस्कोप का काम क्या है बच्चों, टेलीस्कोप का काम क्या है, टेलीस्कोप यानी दूर की चीजों को देखने के लिए इसको यूज करेंगे। और मैग्नीफाई पावर केस में बेटा दो सिचुएशन बनाएंगे, एक इमेज जब डी पर बने और एक इमेज जब इनफिनाइट पर बने। तो हमें अभी किस केस से पूछा गया है, डी पर बनाने की बात कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले लाइन, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। तो बच्चों अभी हम यहां डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को। तो चलिए देखते हैं बेटा, ये है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो बच्चों यहां पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है। बच्चों दूर की चीजों से, दूर से रेज आ रही हैं, दूर से रेज आ रही है बेटा इस तरफ, ये आई इस तरफ, इस लेंस का काम है इनको कन्वर्ज करना। तो ये जो बेटा रे यहां से ऑप्टिकल सेंटर से गई वो तो सीधी निकल जाएगी, यहां पर यहां आ गई। ये बेटा यहां पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई और ये दोनों यहां मिल गई और इन्होंने इमेज बना दिया यहां पर। कौन सा बच्चों, इस इमेज का नाम लिख दिया हमने ए बी। क्या लिख दिया बच्चों, इसका नाम ए बी इमेज। ठीक है, इसके बाद अब बच्चों ये ए बी इमेज है, इस लेंस के लिए वर्क करेगा ऑब्जेक्ट का। तो यहां से एक रे तो गई बच्चों इस तरीके से, तो ये यहां से इस तरफ चली गई, फोकस से पास हो गई, इस तरफ पहुंच गई, और एक बेटा ऑप्टिकल सेंटर से इधर पहुंच गई। इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया बच्चों, तो यहां पर हमें इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है। इस इमेज को हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, समझ जाओगे क्या। और पहला हमें ये केस डिस्कस करना था भाई फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बने, तो इसलिए बच्चों इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, कैपिटल डी। और इसको बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, इसको आई लेंस बोलेंगे। और ये डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट रेज कहां से आ रही थी, इनफिनाइट से आ रही थी, इमेज कहां पर बन जाएगा, लगभग फोकस पर, इसलिए वी नॉट की वैल्यू क्या बोल दिया है, एफ नॉट। ध्यान से सुन लेंगे बच्चों, इस लेंस की वजह से बेटा ये इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर, इसलिए इस डिस्टेंस को क्या बोल दिया, एफ नॉट। ठीक है, चलिए अब बेटा इसकी मैग्नीफाई पावर के लिए फॉर्मूले की बात करते हैं। तो बच्चों in refractive telescope, one lens of the larger aperture and the greater focal length is placed towards the object known as the objective lens, and the lens have the short focal length and aperture, बच्चों small aperture placed towards the eye known as the eye lens। बच्चों इसका जो अपर्चर है वो ज्यादा इसलिए रखा जाता है कि दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा लाइट इस पे गिर सके। ज्यादा लाइट गिरेगी तो इंटेंसिटी भी ज्यादा बनेगी, जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इमेज भी अच्छे से बना पाएंगे या क्लियरली विजिबल होगा। तो चलिए बच्चों इसके डेरिवेशंस की बात कर लेते हैं। When final image formed at the least distance of distant vision D, it is the ratio of the angle subtended by the image at the eye situated at the least distance of distant vision to the angle subtended by the object at the eye when seen directly। बच्चों ये बोला गया है कि फाइनल इमेज कितना एंगल बना रहा है और ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया। तो बच्चों इन दोनों के रेशियो को हम मैग्नीफाई पावर बोलेंगे। तो एक बार देख लो बेटा, ये है फाइनल इमेज, ये कितना एंगल बना रहा है बच्चों, यहां पर देखो आई लेंस पे कितना एंगल बना रहा है, ये आई लेंस पर बना रहा है बीटा, और ऑब्जेक्ट कितना लेंस बेटा कितना एंगल बना रहा था यहां पर, इस एंगल को आप बोल दो अल्फा। क्या बोल रहे हैं इसको बेटा, इस लेंस पर कितना एंगल बना, अल्फा। अगर ये अल्फा है तो सामने भी क्या आएगा बच्चों, अल्फा। अब हमें क्या लिखना बेटा, मैग्नीफाई पावर का मतलब फाइनल इमेज ने इस जगह कितना एंगल बनाया और ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, और दोनों एंगल के रेशियो को ही हम बोलेंगे बच्चों क्या, मैग्नीफाइंग पावर। तो बच्चों यहां क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉलर एंगल्स m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। फ्रॉम द डायग्राम 10 बीटा की वैल्यू बेटा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 10 बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ये डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगी, ये बी C2 बेटा, यहां ऑप्टिकल सेंटर C2, ये ऑप्टिकल सेंटर C1, समझ रहे हो। ये तो बीटा क्या आएगा बेटा, बीटा आएगा ए बी अपॉन बी C2, यहां से ए बी अपॉन
C2B, और टेन अल्फा क्या आएगा बच्चों, टेन अल्फा यहां से AB अपॉन C1B, AB अपॉन C1B फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चों क्या आएगा, क्या हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर देखो क्या लिखा है, एक बार क्या करो बच्चों, डिवाइड कर दो, डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, तो क्या बच्चों ये ऊपर चला जाए, यहां से ये तो इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाए बेटा, AB अपॉन C1B1 और C2B इंटू AB, AB से AB कैंसिल, तो M की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, C1B अपॉन C2B। अब C1B क्या है बेटा, C1B तो ये डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं हम लोग, F0, और ये CB2 क्या आएगा बेटा, UE, बेटा ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, UE, UE का मतलब बेटा इस आई लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, दैट इज UE। अब इनके वैल्यू पुट अप कर दे बेटा, F0 अपॉन UE। अब बेटा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा बच्चों, ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि रे इधर जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव और इस डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, F0 अपॉन UE। बेटा F0 तो कैसा आएगा, प्लस का, और UE कैसा आएगा, माइनस का, लिख दिया। M का फॉर्मूला आ गया बच्चों ये। अब यहां के बाद बेटा बहुत ही सिंपल स्टेप है, लेंस फॉर्मूला यूज करना है, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस। बेटा किसके लिए, आई लेंस पर लगा रहे हैं फॉर्मूला, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U 1 अपॉन FE। अब बच्चों V की वैल्यू क्या है, माइनस D, क्योंकि फाइनल इमेज अपने को कहां बनाना है, माइनस D, मतलब इधर बनाना है, तो यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो क्योंकि हम फॉर्मूला इसके लिए लगा रहे हैं। अब इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इधर, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, दोनों पुटअप कर दी बेटा, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव और U नेगेटिव, वैल्यू पुटअप किया, मल्टीप्लाई बाय F0। तो बच्चों हम फाइनली इस रिलेशन पे पहुंच गए हैं कि F0 अपॉन UE, इसकी वैल्यू पुटअप कर दी बेटा। देखो यहां मैग्नीफाई पावर क्या आती, माइनस F0 अपॉन UE, तो बच्चों हमने रीअरेंज कर दिया इस टर्म में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इस वैल्यू को या उठा के रख दो, क्या माइनस साइन आ जाएगा सामने, दिस इज अ मैग्नीफाइंग पावर, इसको बोलेंगे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। इस केस में F0 अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। समझ पाओगे बेटा, समझ पाओगे बच्चों। चलिए इसके बाद बेटा क्वेश्चन आता है और में जो क्वेश्चन बेटा यहां पे दिया गया है, ये मैं आपको मॉडल पेपर फर्स्ट में भी करा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन हम लोग वहां पे डेरिवेशन में कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 20 में क्या है, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ इट्स डायग्राम। अब बेटा रेक्टिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती थी, तो बच्चों रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी जब हमें AC को DC में बदलना होता था। तो बच्चों रेक्टिफायर क्या करता था, AC करंट को DC में बदल देता था। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, टू रेक्टिफाई द करंट, या करंट को फिल्टर करना, करंट को बच्चों AC से DC में कन्वर्ट करना। तो क्या लिखा है, रेक्टिफिकेशन क्या चीज है बच्चों, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। PN जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। बच्चों जो PN डायोड है उसका काम है रेक्टिफाई करना, वो मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है बेटा। तो बच्चों रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस, बेटा रेक्टिफिकेशन क्या चीज है कि AC को किस में कन्वर्ट करना, DC में, टू रेक्टिफाई, टू कन्वर्ट AC इनटू DC, दैट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। और इस काम को अंजाम कौन देगा, PN जंक्शन डायोड, ठीक है बच्चों। ओके अब इसका प्रिंसिपल क्या है सर, व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बाइज्ड, बेटा जब डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड में होता है तो करंट को अलाउ करता है, कंडक्ट्स करंट, एंड व्हेन इट इज रिवर्स बाइज्ड देन इट इज डज नॉट अलाउ द करंट, जब ये करंट को अलाउ नहीं करता। देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन हमें बच्चों इसमें क्या पूछा गया है, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहा है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते फुल वेव रेक्टिफायर को।
बेटा यहां पे दिखाया गया है एसी इनपुट, तो ध्यान से समझना, ये बेटा एसी इनपुट है जो इस तरीके के साइनोसॉइडल दिखाया गया है, इनपुट वोल्टेज इस तरीके का है। मैंने यहां पर ये लिख दिया है एस इनपुट, इनपुट एसी, और इसको यहां वेव डायग्राम में दिखा दिया है। बच्चों इधर एक ट्रांसफॉर्मर है, ये दो कॉइल है और ऐसे इस तरीके से अरेंजमेंट क्या बनाया है ट्रांसफॉर्मर, एक डायोड D1 यहां, एक डायोड D2 यहां, और बच्चों यहां आउटपुट को हम देख रहे हैं। अब हमने क्या किया बच्चों, यहां से इसको सेंटर टेप, ये सेंटर टेप भी बोल सकते हैं, इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, ये कनेक्टेड है सेंटर टेप, इसको कनेक्टेड करेंगे यहां पर। अब क्या होगा, चलिए बेटा देखते हैं। पहले हाफ साइकिल में ध्यान समझना बच्चों अच्छे से, देखो पहले फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का मतलब समझ लो कि अगर ये पीएन डायोड है बच्चों हमारे पास, ये पीएन डायोड इस तरीके से, बेटा अगर ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, ये बच्चों हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइज्ड। समझ रहे हो बच्चों, ये P और ये N, और जो हाई पर होगा और ये लो पर होगा तो ये फॉरवर्ड बाइज में करंट को अलाउ कर देगा। जब बेटा ये हाई पर, और ये VH हाई वोल्टेज और VL लो वोल्टेज, फॉरवर्ड बाइज करंट को अलाउ करेगा। जब बच्चों P हो जाएगा लो पोटेंशियल पर, ये हो जाए बच्चों लो पोटेंशियल पर, और ये हो जाए बच्चों हाई पोटेंशियल पर, तब हो जाएगा रिवर्स बाइज्ड, यानी करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो ध्यान से समझना बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ी देर और। चलिए बेटा ध्यान देखते हैं, जब इसने पहला हाफ साइकिल यहां से क्रॉस कराया तो ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो बच्चों ऐसा समझ लो पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव, इंडक्शन से बेटा पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो P के साथ पॉजिटिव, P के साथ नेगेटिव, तो पहले हाफ साइकिल में ये डायोड हो गया बेटा फॉरवर्ड बाइज्ड, और ये डायोड हो गया रिवर्स बाइज्ड, यानी ये तो करंट को अलाउ करेगा और ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो बच्चों जो करंट यहां से जाएगी, क्या वो इस तरीके से चलते चलते, क्या ऐसे चलते चलते यूं यूं चलते चलते ऐसे चली जाएगी, सर्कुलेट हो गई। सर्कुलेट हो गई मतलब ये जो हमने बच्चों लोड रेजिस्टेंस जो लगा रखा है यहां पे, लोड रेजिस्टेंस बच्चों ये लिखा है RL, दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस, ये पॉइंट है Y और ये पॉइंट है X, इसमें बेटा ये रेजिस्टेंस इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा इधर, और यहां पर जो वोल्टेज आ रही है दैट इज V0, जिसको हम क्या बोल रहे हैं आउटपुट वोल्टेज। ठीक है बच्चों, अब करंट कैसे सर्कुलेट हो रही बेटा इस ब्रांच में, इस तरीके से, यहां से ऐसे करंट आई और ऐसे सर्कुलेट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हाफ साइकिल को इस डायोड की हेल्प से इस लोड रेजिस्टेंस से हमने क्रॉस करा दिया, तो इसको हमने दिखा दिया इस तरीके से। ठीक है, वापस सुनेंगे बेटा आगे नेक्स्ट। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो अब क्या हो बेटा, जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था वहां पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये शिफ्टिंग हो गई बेटा पॉजिटिव नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से बच्चों क्या हो गया बच्चों, यहां पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी P के साथ नेगेटिव, अब ये हो गया रिवर्स बाइज्ड, करंट को अलाउ नहीं करेगा, और P के साथ पॉजिटिव, अब ये हाई पोटेंशियल पर हो गया, करंट को अलाउ कर देगा। तो अब करंट यहां से ऐसे सर्कुलेट हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया उसको भी यहां से पास करा दिया, नेगेटिव हाफ साइकिल आई उसको भी यहां से पास करा दिया, यानी कि चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, दोनों हाफ साइकिल को आगे क्रॉस करा दिया गया। एक चीज बेटा, जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस को तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है, करंट किधर से आ रही किधर से जा रही है। तो बच्चों ऐसे चली करंट, यहां से इधर निकल गई, यहां से आई वो भी करंट इधर निकल गई, यानी चाहे ये हो बेटा करंट अलाउ कराने के लिए, चाहे D2 से करंट अलाउ हो रही हो, लोड रेजिस्टेंस में तो ऐसे ही जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो गया DC में, एक ही डायरेक्शन में बच्चों पॉजिटिव। समझ रहे हो, ऐसा वापस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसका काम होता है कंप्लीट वेव को रेक्टिफाई करना डायोड D1 D2 की हेल्प से। तो जो बच्चों मैंने यहां प्रोसेस बोला है वो इसमें लिख दिया गया रिटर्न प्रोसेस में। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर
which rectifies complete cycle of the input AC is known as a full wave rectifier। वो मैंने आपको समझा दिया है सारा कि पॉजिटिव कौन, नेगेटिव कौन, कौन रिवर्स, कौन फॉरवर्ड। अब इनपुट वोल्टेज बेटा कैसी थी हमारी? इनपुट वोल्टेज ऐसे थी। आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम डायोड D1, डायोड D1 ने कैसी आउटपुट दी? डायोड D1 ने बेटा पहले हाफ साइकिल को क्रॉस किया था, दूसरे को क्रॉस नहीं किया। तो बच्चों पहले को क्रॉस किया, दूसरे को क्रॉस नहीं किया, फिर क्रॉस करेगा, फिर नहीं करेगा। डायोड D2 की बेटा इसने पहला क्रॉस ही नहीं किया, सेकंड क्रॉस किया, फिर नहीं क्रॉस किया, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके की हमें ऑब्टेन हो जाएगी। इट इज ऑब्वियस दैट फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाइज कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इनपुट। तो बच्चों इसको आप तैयार कर देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? एक्सप्लेन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड ड्रॉ द डायग्राम। अब बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मॉडल पेपर 1 में बताया था मैंने, और वहां पे हमने डिस्क्राइब किया था एन टाइप सेमीकंडक्टर को। अब यहां क्या डिस्क्राइब करेंगे बच्चों? पी टाइप सेमीकंडक्टर को। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बच्चों कौन से हैं? जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो बेटा कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, और कंडक्टिविटी को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो टेम्परेचर की वजह से या इंप्योरिटी की मिलाने की वजह से भी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। और टेम्परेचर की वजह से बच्चों माइन्यूट लेवल पे बढ़ती है, इसलिए टेम्परेचर का इतना खास रोल नहीं है। रोल तो है बट इतना ज्यादा मैक्सिमम केस में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इंप्योरिटी मिक्सअप करते हैं। और इंप्योरिटी दो टाइप की होती थी, एक तो पेंटावेलेंट और एक ट्राइवेलेंट। एक तो वो इंप्योरिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, और एक वो इंप्योरिटी जो इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं। जो इंप्योरिटी आने वाली इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन दे रही है उनको बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी, और बच्चों जो आने वाली इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन ले रही है एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी। और जिस इंप्योरिटी को हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मिला रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको डोपिंग। अब जो बेटा हम जो इंप्योरिटी मिला रहे हैं अगर वो पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, डोनर टाइप इंप्योरिटी होगी। वहां बनता था डोनेट करेगी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टाइप एन टाइप। और जो बेटा इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है, वो बच्चों एक्सेप्ट करेगी तो वो बन जाएगी सेमीकंडक्टर को कैसा बना देगी? वो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या लिखा है, व्हेन ट्राइवेलेंट, समझ गए क्या? ट्राइवेलेंट एटम्स और पीरियोडिक टेबल, ये बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, समझ रहे हो, आर एडेड एज इंप्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बेटा जो प्योर सेमीकंडक्टर थे, देन सेमीकंडक्टर सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो ही तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ओके, व्हेन एटम्स आर एडेड इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, then this gallium atom replace one silicon atom. It is share its 3 electrons with the neighboring atoms, leaving a hole at the site of the 4th covalent bond. As one of the electron from other covalent bond can come to fill this hole, then hole gets shifted to previous position of the electron. This hole moves in the direction opposite to the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। जब हमने प्योर सिलिकॉन के अंदर एक गैलियम इसको इंप्योरिटी एटम को मिला दिया, तो इसने 3 साइड से तो बेटा क्या कर दी? कोवेलेंट बॉन्डिंग बना ली, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। एक यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कोवेलेंट बनाने के लिए। तो अब आपको पता है कि जब यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक नाम दिया गया है होल। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन किसी जगह से माइग्रेट करेगा इस होल को इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, लेकिन जिस जगह से बेटा वो माइग्रेट करेगा तो कोई तो बॉन्ड ब्रेक होगा, चाहे ये बॉन्ड ब्रेक हो, चाहे ये बॉन्ड ब्रेक हो, चाहे ये बॉन्ड ब्रेक हो, समझ रहे हो बच्चों? तो अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर बच्चों यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन यहां इस वैकेंसी को तो फिलअप कर देगा, लेकिन वापस एक होल क्रिएट हो जाएगा यहां पर। यानी जो होल अभी यहां क्रिएट हो रखा था, यानी जो वैकेंसी अभी यहां थी वो वैकेंसी अब यहां क्रिएट हो जाएगी। इसको बोलते हैं होल शिफ्ट कर रहा है। समझ लो बच्चों, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्या लिखा बेटा?
when atoms are added in intrinsic semiconductor, then this gallium atom replace one of the silicon atom. It has shared 3 electrons with neighboring atoms, leaving the holes. अरे बच्चों समझ जाओ क्या ये? तो बेटा ये अच्छा लास्ट में थैंक यू. तो बच्चों चलिए in p-type semiconductor the impurity atoms is always in the state of obtaining electrons, so known as acceptor type impurity. p-type semiconductors holes are majority charge carriers and electrons are minority charge carriers. ओके तो चलिए बच्चों उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे. ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे मिलते हैं मॉडल पेपर 3 में. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.